अमित शाह ही तो कमजोर आदमी है। आपको नहीं डराया अभी तक? मेरे को किस बात का डर है? मैंने कोई चोरी की है, कोई डकैती की है? राहुल गांधी सीढ़ियों पे बैठ के चाय पी रहे हैं। कोई खराबी नहीं, कोई कानून नहीं है कि आप सीढ़ी पर बैठकर चाय नहीं पी सकते या आप वो नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर है कि संसद के अंदर आप साला नहीं बोल सकते। दो बार अमित शाह ने साला बोला है। अमित शाह जैसा आदमी जो तड़ी पार रह चुका है, वो व्यक्ति साला शब्द का इस्तेमाल करता है। बड़ा अजीब है। आपका भी एक वीडियो बड़ा वायरल हो गया। हाँ, वो ई सिगरेट वाला ना। मैं सिगरेट पीता ही नहीं। मैं तो चाह रहा हूँ, अभी तक हुआ क्यों नहीं मेरे पे इंक्वायरी? तो वो किसकी वीडियो थी? कौन सी वीडियो? ये बीजेपी की जो ट्रोल आर्मी है, उसके जो चीफ है IT के, उसके ऊपर मैंने मानहानि का दावा करना है क्योंकि उसने मेरा वीडियो चलाया। सर, देश भर में ई सिगरेट बैन हो चुकी है, क्या सदन में आपने अलाउ कर दी है? नहीं। टीएमसी के सांसद पी रहे हैं सर। ये अनुराग ठाकुर, ये लड़का कल का, ये बोल रहा है कि सिगरेट पी रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुझे तो बदनाम कर दिया, बद से बदनाम बुरा हो गया, लेकिन ये अभी इसके ऊपर अनुराग ठाकुर पर क्यों नहीं लगे? उसको पार्लियामेंट से क्यों नहीं निकाला गया अभी तक, हाउस से? मोदी जी पर हमला होने वाला था, उसके बाद ओम बिरला जी काफी चर्चा। आप थे उस दिन? अरे अब अगर मोदी जी महिलाओं से डर गए तो 56 इंच का सीना कहाँ गया? अरुण जेटली साहब अब नहीं रहे, लेट अरुण जेटली साहब की आत्मा को भगवान शांति दे, बहुत बड़े चोर थे वो। मैं स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ। मेरे पिताजी एक ईमानदार और दबंग व्यक्ति थे, मैं भी ईमानदार और दबंग आदमी हूँ। उनका 1% भी नहीं होगा। तो आपके पिता तो बहुत खफा हुए होंगे आपसे कि आप मेरे को घर बीजेपी से का- निकाल दिया था साहब। अभी भारत वर्ल्ड कप जीता, आपने बोला कि क्यों आप लेकर के मंदिर चले गए। हम विश्व कप जीते थे, उसमें सभी कोई थे। आप अपने देश के लिए खेलते हो, यदि आप मंदिर लेके गए तो बाकी लोगों का भी तो अधिकार है, उनको भी तो ले जाने दो। 83 में आप लोग जब जीते थे तो क्या माहौल था, क्या किया आप लोगों ने? क्या किया? हम लोग वापस आए, हमने देश के लिए खेला था। आपका करियर क्या रहा क्रिकेट का? 7 टेस्ट मैचेस खेले, 25 वनडे खेले और बॉलिंग में आपने 7 विकेट लिए और 269 रन आपने वनडे में बनाए और टेस्ट में आपने 135 रन टोटल बनाए। और आप जय शाह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जय शाह के बारे में क्या कहूँ? जिस उससे प्रकार से बढ़िया क्रिकेट BCCI सुनील चला गावस्कर रहे से बेटर क्रिकेटर है आजकल के जमाने में। तो विराट कोहली को पीछे छोड़ दें जय शाह। और राजीव शुक्ला अभी तक कैसे बने हुए हैं? वो अमर हो चुके हैं देखिए, BCCI राजीव में। शुक्ला जी को मैं तब से जानता हूं जब वो मेरे घर आके बाहर बैठते थे। पिताजी मेरे मंत्री थे। वो आदमी टमाटर है, सब्जी में भी चलता है, सलाद में भी चलता है। अब थोड़ा सा भविष्यवाणी कर दीजिए, आपको क्या लगता है फिर से बंगाल इलेक्शन में 250 से ज्यादा सीटें आएंगी तृणमूल कांग्रेस की। ECI के बारे में अभी क्या कमेंट करेंगे? बीजेपी जो इलेक्शन करा रही है उसका ठप्पा देखा आप अपने चिट्ठी जी, में? कल की वो वायरल फोटो। तो वो बात तो हो गई कंफर्म। एक अमित शाह का भी देख रहा था, उससे किसी ने पूछा साहब ये बताइए हेमंत बिस्वा शर्मा भ्रष्ट है कि नहीं है? हेमंत शर्मा जी करप्ट थे या नहीं थे? चलो भैया अमित भाई जवाब दीजिए प्लीज। जी, मैं जवाब देना नहीं चाहता इसका। इस तरह से क्वेश्चन नहीं करते। तो लोगों में डर का माहौल है MPs में कि एस्टिन में मेरा नाम ना आ जाए। क्या पता भैया, जिसका आ जाए आ जाएगा। देखते रहिए वन इंडिया, सबसे बढ़िया पॉडकास्ट। वैसे तो पॉलिटिशियंस का इंट्रोडक्शन बहुत तरीके का होता है, लेकिन हमारे साथ जो आज शख्स बैठे हैं उनके क्रिटिकल अप्रोच के लिए या जो भी उन्होंने क्रिटिकल बातें की है उसकी वजह से हो सकता है कि उनका पॉलिटिकल करियर भी शायद तबाह हुआ हो। उनको हो सकता है ऐसा ना लगे, लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं कि हमारे साथ हैं कीर्ति आजाद साहब जो कि अभी MP हैं और इनके जो फादर थे बिहार से भागवत झा आजाद, और वो CM रह चुके हैं। उसके बाद कीर्ति आजाद साहब ने क्रिकेट खेला, भारत के लिए खेला और वर्ल्ड कप विनिंग टीम में भी थे। अभी वो MP हैं। वैसे आजाद साहब, मैं आता हूँ बिहार से हूँ, आप इलेक्शंस जीते, दरभंगा में जीते, ये तो समझ में आता है, लेकिन आप बर्दवान दुर्गापुर चले जाते हैं जहाँ पे कि बंगाली स्पीकिंग लोग हैं, वहाँ भी आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती है, वहाँ भी आप जीत जाते हैं। ऐसे कैसे हुआ सर? ममता बंदोपाध्याय ओनली लीडर, टॉलेस्ट लीडर बंगाल की वही है और कोई दूसरा आदमी आसपास भी नहीं टिकता। 1 से 10 नंबर क्या 1 से 100 नंबर तक कोई नहीं आसपास आता है। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि ममता बंदोपाध्याय, तो वैसे ही तो बीजेपी के लोग, जिस पार्टी को आपने छोड़ा 2015 में, गद्दार वहां पे पार्टी। भी ऐसे ही बात करता है मोदी जी हैं। या हम भी इलेक्शंस में जाते हैं कवर करने, मथुरा में हमने देखा कि हेमा मालिनी जी सुबह 9 बजे तक सो रही थी क्योंकि उनको पता था कि मैं जीत जाऊंगी, और उन्होंने ये कहा भी कि हाँ मोदी जी हैं तो मैं तो जीत जाऊंगी, और लोग भी वैसे ही। तो आप ममता जी को मोदी जी के साथ या उनकी जो पॉलिटिक्स है एक तरह की है क्या? मोदी जी कहीं आसपास भी नहीं लग पाते ममता बनर्जी के, क्योंकि ममता बनर्जी जो कहती है वो करती हैं जी। मोदी जी जो कहते हैं वो हवा में उड़ जाता है। और उन्होंने अनेकों चीज कही थी, और जिसकी मानसिकता रही हो शुरू से, जिनको विरासत में मिला हो झूठ बोलना, दगाबाजी करना, धोखा देना, गद्दारी करना, वो मानसिकता और विचारधारा कभी बदल नहीं सकती।
जिन्होंने अंग्रेज का कभी विरोध किया ही नहीं, जिन्होंने तिरंगा झंडा कभी लगाया ही नहीं, जिन्होंने देशभक्ति को लेकर कभी आज़ादी की जंगे आज़ादी में लड़ाई नहीं लड़े, वो लोग से आप कभी अपेक्षा रखेंगे? उसकी तुलना आप ममता बंदोपाध्याय से करेंगे? इनसे, इनके वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के सरकारें बना लेते हैं। इनके वही सावरकर जो आदर्श हैं, वो सावरकर जिन्ना के साथ मिलकर टू नेशन थ्योरी बनाते हैं, पूना में 1937 में बोलते हैं। तो आप कैसी बातें करते हैं? किसको आप किसकी तुलना कर रहे हैं? मोदी की 2 करोड़ नौकरी हर साल, मतलब 24 करोड़ अब तक होनी चाहिए थी। 24 करोड़ मिलती है, एक परिवार में 5 लोग तो 120 करोड़ कवर हो जाते। लोगों के टैक्स का पैसा जी, उससे आप 5 किलो अनाज सबको देते हो। आप ये नहीं समझते कि 300 रुपए लीटर तेल हो गया है, वो कहां से गरीब आदमी लेकर आएगा? गैस सिलेंडर 1300 रुपया हो गया। अभी चुनाव है, देख लेना, चुनाव के बाद 2000 हो जाएगा। पेट्रोल डीजल बढ़ जाएंगे। तो आप किसकी बात सुनते हो? 15-15 लाख रुपए हर बैंक खाते में आने थे। तो यह मानसिकता 1925 की है जी। विचारधारा, सोच, मानसिकता, ये सारी चीजें वो है जिन लोगों ने गद्दारी की देश के साथ, जिनका आजादी में कोई रोल नहीं, उनसे आप अपेक्षा रखते हो कि वो सच बोलेंगे? मैं तो अपेक्षा नहीं रखता, और मुझे कभी भी मोदी जब बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो मुझे विश्वास ही नहीं होता। लेकिन जब आपने ये पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की थी, उस समय क्या हालात थे? देखिए, आपका उस समय क्या अटल reason जी था? थे उस पार्टी में, अडवाणी जी इस पार्टी में थे, डॉक्टर जोशी इस पार्टी में थे, अच्छे लोग उस समय पार्टी में थे, और मुझे इनके इतिहास के बारे में उतना मालूम नहीं था। ये तो बाद में आता रहा, जब ये लोग प्रयास करते रहे अनेकों बार अलग अलग चीज, तो मुझे ठीक नहीं लगा। मैंने कहा कि आप बात तो आप सनातन धर्म की करते हैं, लेकिन धर्म की एक बात भी नहीं करते। आप सनातन बोलते हैं, सनातन धर्म था जो बुद्धिस्टों का था, और बुद्धिस्ट मॉन्क भिक्षु जो थे वो गेरुआ वस्त्र पहनते थे। अन्यथा शिव को मानने वाले सफेद पहनते थे, विष्णु को मानने वाले पीला पहनते थे, ज्ञान जिसको था वो पीला, गणेश को मानने वाले थे, हनुमान को मानने वाले लाल पहनते थे। माँ काली को चले जाओ तो लाल टीका होता है, सिंदूर लाल होता है। शनि महाराज जो हैं वो काले हैं, शुक्र को राख के रंग से किया जाता है। तो ये सारी चीजें थी। मैंने कहा आप तो मानते हो नहीं। सनातन धर्म में, सनातन कहते ही हैं, तो सनातन में, हमारे धर्म में माँ का नाम पहले आता है, क्योंकि सारी ताकत जो है वो माँ के पास है। सारा संहार की ताकत है जो अवतार माँ लेती हैं, वो दुर्गा के रूप में लेती हैं, काली के रूप में लेती हैं। दशम महाविद्या है, सारी शक्ति उनको है, तंत्र साधना उनके नाम से होती है। श्यामा, तारणी, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, बगला, मातंगी, त्रिपुरा सुंदरी, तो इनके नाम से होती है। आप जब कभी बोलते हैं तो बोलते हैं राधे कृष्ण, राधे कृष्ण बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण, पार्वती शंकर, गौरी शंकर, सीताराम, सियाराम। तो ये तो श्री राम बोलते हैं, सियाराम तो बोलते नहीं। सिया का तो नाम पहले आना चाहिए। तो कौन से धर्म में? तो मतलब आप किसी का नाम ये बोलते हैं, श्री का मतलब हो गया, तो फिर आप श्री नरेंद्र मोदी क्यों लिखते हो? उनकी तो पत्नी है नहीं, तो केवल नरेंद्र मोदी जी लिखो, श्री क्यों लगाते हो आगे? और श्री और श्रीमती क्यों लिखते हो? अगर श्री हैं ही महिला, तो फिर श्रीमती क्यों लिखते हो? ये इनके पास कोई जवाब नहीं है। मैं बता रहा हूं ना, इनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है लाइफ में। लेकिन आपके लिए क्या वैसा मोमेंट था? चलिए अभी डीडीसीए की बात मैं को तो राम एकदम मंदिर अलग रखते हैं सर। राम मंदिर, राम का मंदिर बनना चाहिए, वो चीज दिमाग में मेरे थी। मैं स्पष्ट बोलता हूं, मेरे को झूठ क्या बोलना, उसी में आ गया। लेकिन जब ये सिया माँ का, मैं मिथिला का रहने वाला हूँ, सीता माँ का जन्म स्थान है, भगवान राम का ससुराल है। और जिस समय त्रेता में रामायण की बात होती है, तो उस समय अयोध्या था, मिथिला था, दंडकारण्य के जंगल थे, किष्किंधा था, रामेश्वरम था और लंका। ये बिहार, यूपी, बंगाल, मद्रास, माफ कीजिएगा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा कुछ नहीं था, यही थे जगह। तो मिथिला की भूमि थी, तो मैं उस मिथिला की भूमि से आता हूँ। तो सिया का नाम नहीं लेते थे, मैं इनसे बोलता था, नहीं रहने दो, रहने दो, रहने दो। क्यों रहने दो? ये इसी पे पले बड़े, ये राम को नहीं कर पाए। आज राम की रसोई नहीं चलती गैस के कारण से, सीता रसोई नहीं चल रही। आपका क्या अंडरस्टैंडिंग, आपके डेकेड्स हो चुके हैं एटलीस्ट, मतलब पॉलिटिक्स में, तो आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है? भारत किस तरीके से बदला है? क्योंकि हम लोग तो ये परिवर्तन महसूस कर रहे हैं, जनता भी महसूस कर रही है कि एक जो हमारे देश में धर्म को लेकर के चर्चाएं, या जिस प्रकार से मीडिया में केवल आप धर्म की ही चर्चा देख रहे होते हैं, चाहे तो वॉर हो रहा होता है, नहीं तो धर्म की चर्चा हो रही होती है। धर्म की चर्चा हो, वो मेरी व्यक्तिगत आस्था है जी। अब मेरे घर में मंदिर है, तो मैं अपने मंदिर में रोज प्रणाम करता हूँ। महादेव हैं, माँ काली हैं वहाँ पर जी। मैं उनको रोज प्रणाम करता हूँ, रोज उनकी पूजा करता हूँ, फूल डालता हूँ, मैं दिया जलाता हूँ, घी का भी और तेल का भी, मैं अगरबत्ती भी रखता हूँ, मैं सब कुछ करके अपनी पूजा करता हूँ, वो पूजा करके आता हूँ। अगर मैं राम मंदिर नहीं गया तो क्या मैं पाकिस्तान चला जाऊँ? तो उसी एक व्यक्तिगत क्या है, देखिए,
कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? उसने कहा था रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस। जहां कुछ काम नहीं करता वहां रिलीजन काम करता है। ओपियम इज द रिलीजन ऑफ द मासेस वेयर नथिंग वर्क्स, रिलीजन वर्क्स। मतलब कि धर्म जो है वह अफीम की तरह काम करता है, जहां कुछ काम नहीं करता वहां धर्म काम करता है। तो आपको लोगों को वही बना के रखो। आज तालिबान क्या करता है, पाकिस्तान में क्या करते हैं, यह चीज उन्होंने उसके दिमाग में बैठाई हुई है और उसको लेकर के वह करते हैं, वही है यहां पर उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं जी। ये भारतीय तालिबानी है। तो जैसे हम अब ये बहुत और ये सुनते कहां हैं। से है, ये कहां से? इनको 30% वोट आता है, पूरे देश में 30% वोट आता है। जी 120 करोड़ हिंदू हैं, 30% आता है। तो ये कहां से हिंदू के ठेकेदार बन जाते हैं? कौन है ये? तो फिर हिंदू खतरे में है जब आप सुनते हैं तो वही वाली- इसका क्या आकलन है आपका? वही तो मुझे इस लगता है, सेंटेंस का क्या आकलन? वही तो मुझे लगता है। गौरी से शुरू कीजिए, जिसने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया, उससे गुलाम वंश शुरू हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक, अल्तमश आ गया, अल्तमश के बाद उसकी बेटी रजिया आ गई, फिर अल्तमश का जो गुलाम था बलबन वो आ गया। उस तरीके से आलम शाह करते हुए सारे हो गए। गुलाम वंश के बाद खिलजी आ गए। खिलजी मंगोल से लड़ता रहा अलाउद्दीन खिलजी, उसने मंगोलों को घुसने नहीं दिया। खिलजी के बाद आ गए तुगलक, तुगलक के बाद आ गए सईद, सईद के बाद आ गए लोधी, लोधी के बाद आ गए मुगल, मुगल के बाद आ गए अंग्रेज, अंग्रेज के बाद हमें आज़ादी मिली। 58 वर्ष तक गैर भाजपा सरकारों ने राज किया जी और 16 वर्ष उन्होंने किया। इतने दिनों में हिंदू खतरे में नहीं आया। हिंदू पार्टी के आते ही हिंदू खतरे में आ गया। तो निकालो ना इनको, किस लिए रखा हुआ है? अगर इनके रहते हिंदू खतरे में आ गया, क्योंकि ये अपने आप को ठेकेदार समझते हैं, कहीं के हैं नहीं, 30% इनका वोट नहीं है, ये अपने ही हिंदुओं का ये तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, भगवानों का अपमान करते हैं, क्योंकि इनको 30 तरीके ही नहीं मालूम। सबसे बुरी चीज, जैसे हम भगवान के अपमान की बात करें, बीजेपी तो अपनी पार्टी को इस प्रकार से दिखाती है, हमने जी राम मंदिर भी बनवा दिया, हमने ये उसने कर कहा बना वो दिया? कर वो तो कोर्ट ने कहा, इसने कहा कर दिया। वो तो कोर्ट ने किया, इन्होंने कहा किया। इन्होंने क्या किया? ये तो भाग गए थे, ये तो सबसे पहले भागने वाले थे, ये बीजेपी वाले थे। इन्होंने कहा बनाया? जो वहां की राम न्यास थी, उन लोगों ने उन लोगों ने कोर्ट में लड़ा। कोर्ट में लड़ने के बाद राम मंदिर को जगह मिल गई, मस्जिद बनाने के लिए दूसरी जगह दी गई। जिस चीफ जस्टिस ने राम मंदिर पर इनको वर्डिक्ट दिया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गया। अब मुझे आगे कहने की क्या जरूरत है? तो आपको लगता है ये सब बहुत कॉमन है? हम तो ये भी देख रहे हैं कि इतने सारे सीजेआई, उनको राज्यसभा सीटें मिल भगवान रही को है। आप सड़कों पर ले आए। आपके बच्चे पढ़े अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में, वो बड़ी बड़ी जगह पढ़े, लाखों करोड़ों रुपए आप उनकी शिक्षा में खड़ा करो। और गरीब आदमी का बच्चा, एक तो आपने 1 लाख स्कूल बंद करवा दिया सरकारी, जिसमें गरीब आदमी का बच्चा पढ़ता था। आपने उनको 7वीं 8वीं के बाद में पढ़ने नहीं दिया। उनके हाथ में लाठी पकड़ा दी, उनके हाथ में तलवार पकड़ा दी, उनके हाथ में गदा पकड़ा दिया, उनके हाथ में छुरी पकड़वा दी, और मस्जिदों और गिरजों के सामने में आपने उनको नचवाना शुरू कर दिया। तो आपने तो धर्म को बदनाम कर दिया हमारे। तो भगवान राम ने तो नहीं कहा कि जाके ऐसे करो, आपने तो हमारा धर्म बदनाम किया भाई। लेकिन फिर इतना कुछ करने के बावजूद बीजेपी सरकार 10 साल बना चुकी, अब तैयारी है फिर से वो सरकार अब बनाने मुझे एक के चीज लिए। ये बताओ, जिन लोगों ने अकबर का साथ दिया महाराणा प्रताप के विरुद्ध, उनके वंशज तो तुमने डिप्टी सीएम बना दिया राजस्थान में। अब इसका कोई जवाब है? तुम एक तरफ तो मुसलमानों के खिलाफ लड़ते फिरते हो। अमरकोट में जिस समय हुमायूं हारा शेरशाह सूरी से, तो वो भागा कि मुझे जगह कहां मिले। उसकी शादी हुई एक शिया मुस्लिम लड़की हमीदा से, हुमायूं की। 1542 में अकबर का जन्म हुआ। वो बच्चे को लेकर भाग रहा था। अमरकोट में राणा प्रसाद थे, अमरकोट के किले में राणा प्रसाद ने अकबर को जगह दी। उसके कारण से अकबर बचा। फिर वो वहां से लेके उसको भागा कंदाहार और काबुल। वहां इसके ही भाई थे हुमायूं को, जिसको जगह नहीं दी। लेकिन बचाए किसने? जो वंशज थे, जो आज डिप्टी सीएम बने हुए हैं, उन्हीं के वंशज हैं वो। अगर जगह न दी होती तो फिर शायद मुगल साम्राज्य ना होता। तो इनसे पूछो ना प्रश्न, ये कहां चले जाते हैं? सर आप तीनों पार्टियों में रहे हैं, 3 पार्टी देखिए, मैं कांग्रेस में तो आप ये समझिए कि मैं रहा और गया जी। अब लेकिन वहां पर थोड़ा सा आपको स्ट्रैटेजी समझ में आया? बीजेपी जैसे एक विनिंग मशीन कहते हैं, 24 घंटे या 12 महीने वो एक इलेक्शन मोड में रहते हैं। आपको क्या लगता है सर, स्ट्रैटेजी में क्या डिफरेंस है? अगर तीनों पार्टी की स्ट्रैटेजी की बात करें इलेक्शन जीतने के लिए,
या इलेक्शन के अप्रोच को लेकर के, तो क्या स्ट्रैटेजी रहती है, कैसे काम होता है? बीजेपी का स्ट्रैटेजी ये है कि मैं चाहे जो भी हिंदू धर्म के बारे में बोलूं, अगर मुझे पैसा मिलता हो, सरकार मिलती हो, तो मुझे अगर धर्म के विरुद्ध भी कुछ उसके आड़ में करना पड़े तो मैं करूंगा। गौ रक्षा की बात करूंगा, गौ रक्षकों को लिंचिंग करवाऊंगा, कार्यकर्ताओं से मरवाऊंगा, पिटवाऊंगा, कटवाऊंगा, लेकिन बीफ एक्सपोर्ट में, गौ मांस के एक्सपोर्ट में नंबर 1 बन जाऊंगा। और नंबर 1 बनने के बाद उनसे मैं चंदा भी लूंगा। जो गौ मांस बेचते हैं, जो यहां कटती हैं गायें, उसका गौ मांस जो यूपी में मैक्सिमम एक्सपोर्ट होता है, जहां के योगी आदित्यनाथ हैं, वहां से जो कंपनियां भेजती हैं उसका टैक्स भी लेते हैं आप। गौ मांस कट रहा, आप रोकते नहीं हैं, और इन कंपनियों से आप पैसा भी लेते हैं। क्यों? साम धाम दंड भेद कृष्ण की नीति थी कि मुझे जीतना है। अब हमारे प्रधानमंत्री थोड़ा ना है, तो प्रचार मंत्री हैं, परिधान मंत्री हैं, तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं इनसे? तो यह किसी को बेच देंगे, अपने सगे को बेच देंगे सरकार में रहने के लिए, सरकार बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए, झूठ बोलने के लिए। तो बीजेपी सदैव बनी रहती है। और टीएमसी की स्ट्रैटेजी क्या रहती है? टीएमसी की स्ट्रैटेजी मैंने दुनिया भर में खेला, विश्व भर में गया, और हमें सदैव, जो बचपन से हमारे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे, वह पाँव में उन्होंने गोली खाई अंग्रेजों से लड़ते हुए, 6 बार उन्होंने जेल की यात्रा की अंग्रेजों से लड़ते हुए, 150 कोड़े खाए अंग्रेजों से। वह व्यक्ति जो सदैव हमें बताते थे कि भारत की आत्मा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक हैं, कोई भी हो, किसी धर्म के भी हो, कहीं के भी हो। अगर उसी प्रकार से मुझे बंगाल में दिखाई देता है, सड़क के इस पार हिंदू रहते हैं, सड़क के इस पार मुसलमान रहते हैं, और मुझे कभी भेदभाव दिखाई नहीं। जब हिंदुओं के दुर्गा पूजा, अभी जैसे पूजा चल रही है ना, तो मुसलमान सारे घर में होंगे उनके यहाँ मदद करते हुए। जब मुसलमानों के यहाँ ईद होगी ना, चल रही थी, अभी ईद हुई है, तो हिंदू जाकर के मदद करते हैं। भाईचारा है, साथ में उठते हैं, साथ में बैठते हैं, साथ में खाते हैं। कभी मन में नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सदैव एक क्रिकेट खेलते मैंने एक चीज में सदैव विश्वास किया, इंसानियत से बड़ा धर्म नहीं है कोई। मैं इसलिए बोलता हूं, भगवान न करे कल नरेंद्र मोदी जी को या अमित शाह जी को या मुझे या आपको या जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, किसी को खून की आवश्यकता पड़ती है, और मान लो पड़ भी गई, तो हम ब्लड बैंक जाते हैं। ब्लड बैंक में देखते हैं कि आपका ग्रुप क्या है। मेरा ग्रुप O+ है, किसी का B+ होगा, B- होगा, किसी का RH नेगेटिव होगा, RH+ होगा। इस तरीके से अलग अलग ग्रुप होते हैं। वो आप ब्लड बैंक में जाते हैं, वहां से आप ब्लड लेते हैं। अब उस पर तो नहीं लिखा हुआ कि नरेंद्र मोदी जी की जात का है, या फिर हिंदू धर्म का है, या मुसलमान है, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। उसमें तो आपका ग्रुप है, आप ले लेते हो, तब आप ले लेते हो खून। तब कहीं इंसानियत नहीं मरती, तब हिंदू नहीं मरता, तब हिंदुत्व नहीं मरता। या अभी ईरान से तेल आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, ईरान से तेल आ रहा है, आने दो। क्यों आ रहा है भाई ईरान से? सर एक चीज बताइए, नहीं, ईरान से क्यों तेल ले रहे हो? रशिया को मना कर दिया, तो आप रशिया से क्यों ले? रशिया भी तो क्रिश्चियन है, वो भी तो बीफ खाते हैं जी। ऐसा तो नहीं कि वो बीफ नहीं खाते हैं। आप क्यों ले रहे हो तेल वहां से? अब भी एक चीज समझाइए सर कि टीएमसी के ऊपर भी बहुत इल्जाम लगते हैं कि वो प्रो माइनॉरिटी हैं, और ममता दीदी जो हैं उन्हीं का साथ देती हैं इस वजह से। और एक गुंडागर्दी की बात, मैं बोकारो से हूँ, तो बोकारो से कलकत्ता बहुत दूर नहीं है, लेकिन हम लोग जब ट्रेन से जाते थे, बता दूं तुम्हें नागेन जी, बोकारो स्टील में 1982 से 1993 तक मैंने काम किया है। अच्छा, और डिप्टी जनरल मैनेजर छोड़ा था मैं दिल्ली में, लाइजन ऑफिस है 4th फ्लोर पे, यहाँ पर था मैं। जी जी। असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर जोड़ा था। आज वो प्लांट बर्बाद हो चुका है। हाँ, मैं जानता हूँ, उसको विषय को बार बार उठाता रहता हूँ, मुझे वहां से अनेकों बार आते रहते हैं। हाँ बताओ क्या बात? तो ये इल्जाम जो टीएमसी के ऊपर लगता है सर कि ये प्रो माइनॉरिटी काम करते हैं, इनकी पूरी फिलॉसफी या उनके जो वोटर्स हैं वो सारे अभी जो बांग्लादेश से लोग आए थे वही लोग हैं, या जितने भी बाहरी लोग हैं, और उसके लिए अब SIR भी आया, कितने सारे नाम, लाखों में नाम बाहर भी हो गए। बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है आपके लिए जीतना, क्योंकि नाम काफी सारे 2011 में ममता बनर्जी जीती तो बीजेपी कहीं थी नहीं, तो ये आवाज उठी नहीं कि मुसलमानों के लिए काम करते हैं। 2016 में बीजेपी ने, अभी मतलब ये जो है बैठे हुए हिंदू को खतरे वाले, ये लोग तब तक उतना उठे नहीं थे। 2016 में तब नहीं आवाज उठी, लेकिन 2016 में घुसपैठियों की आवाज बड़ी उठी। 2021 में 200 पार कर रहे थे, वहां पर आवाज उठी कि ये माइनॉरिटी की हैं, ठीक, और तब भी घुसपैठिए की बात उठी। आज 2026 है, तब भी माइनॉरिटी और घुसपैठियों की आवाज उठती है। 2016 में जब आसाम के इलेक्शन थे और ये अमित शाह जी जो आज गृह मंत्री हैं, तब
अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, तब भी इन्होंने कहा था कि हमारे वहां ऊपर नरेंद्र मोदी हैं, नीचे हमारी सरकार बना दो तो घुसपैठियों को यहां पे नामो निशान खत्म कर देंगे। 19 लाख लोग डिटेंशन सेंटर में आसाम में बैठे हुए पिछले 10 साल से, उनको नहीं निकाल पा रहे। अब 2026 में फिर कहा कि आप एक बार ला दो फिर से तो हम घुसपैठिए निकालेंगे। 10 साल हो गए, बिहार में घुसपैठिए नहीं निकले अभी इलेक्शन में, महाराष्ट्र में घुसपैठिए हो गए थे, हरियाणा में हो गए, इलेक्शन के बाद सब बंद हो गया। अब घुसपैठिए यहां शुरू हो गए। इनके पास एक्चुअली मैंने क्या कहा, इनके पास कुछ है नहीं, कोई विजन नहीं है, कोई थॉट नहीं है, इनकी विचारधारा मानसिकता एक ही है, हिंदू मुसलमान की, इसके अलावा कुछ नहीं है। नहीं 2 करोड़ नौकरियां मिल जाती, 15-15 लाख रुपए हर अकाउंट में आ जाते, आपके काला धन विदेशों से बाहर से आ गया होता, पेट्रोल डीजल के दाम 30 रुपए हो गए होते, और क्या क्या बताऊं, 100 स्मार्ट सिटी बन गई होती, 14,000 करोड़ खर्चा करने के बाद वो भी नहीं बने। धुरंधर फिल्म देखी आपने? उसमें तो बताया गया नोटबंदी क्यों हुई, कितना सक्सेसफुली सब कुछ हुआ। हाँ, तो उसमें जितनी चीजें लोगों को इन्होंने किस किस रहमान को और किसको किस धुरंधर में मारा, वो सारे नरेंद्र मोदी के समय तो हुए ही नहीं। जिन लोगों को मारा गया वो सारे मरे तो उस समय जब कांग्रेस की सरकार थी। ये रिसर्च है, ये हमारा देश है। आप सोचिए कहां जा रहा है। इतिहास को पलटना चाहते हैं, जो संविधान को पलटना चाहते हैं, जो इतिहास को पलटना चाहते हैं। चलिए, पॉडकास्ट में लोग ये जानना चाहते हैं, जो आपका इनसाइड लुक है वो देखना चाहते हैं, आपकी पर्सनालिटी देखना चाहते हैं। आप जाते हैं, आप संसद जाते हैं, वो बात तो आधी रह गई। कौन सी सर? वो कि मुसलमानों वाली पार्टी है। मुसलमानों वाली पार्टी, हाँ, आपने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया। नहीं, मैंने क्लैरिफाई कर दिया, साफ है ना। वो तो सिंपल है। ये क्या करेंगे, क्या दिखाएंगे? 2022-21 के बाद जब ये हारे हैं, उसके बाद से इन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए हमारा जो नहीं दिया, न मनरेगा का पैसा दिया, न समग्र शिक्षा का दिया, न बंगला बाड़ी का दिया, न सड़क का दिया, न पेंशन का दिया। अब 79,000 करोड़, 79,000 करोड़ रुपया जो केवल ग्रामीण विकास का, वो नहीं दिया हमें। ये हमसे भेजते हैं उपयोगिता प्रमाण पत्र, हम इनको लिख के भेजते हैं, वो ऑब्जेक्शन लगाते हैं, ऑब्जेक्शन का जवाब देते हैं, इनके पास जवाब नहीं, पैसा नहीं देते हमें। तो इनको क्या करना है? अगर ऐसी बात होती तो क्या 25%, 30% वोट से, माइनॉरिटी मुसलमानों के वोट से सरकार बन सकती? 211 सीटें, 221 सीटें आ सकती हैं। तो भैया मुझे तो 30% ही सीट मिलनी चाहिए ना, 90 सीटें मिलनी चाहिए 293 में, इतनी मिलनी चाहिए, क्योंकि माइनॉरिटी उतना ही, अगर उनके वोटों से जीतता हूं तो बाकी 70,000। इनको कोई मानता ही नहीं है, क्योंकि बंगाल में अगर राष्ट्रीय एकता देखनी है तो बंगाल में है, और यह उस हिंदू मुसलमान करके लोगों को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। इन लोगों ने SIR कर दिया, उसमें मानक निकाल दिए, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज जो है ही नहीं कभी। आधार कार्ड इन्होंने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट से हमको मनवाना पड़ा, स्कूल सर्टिफिकेट से हमको मनवाना पड़ा, उसके बर्थ डेट सर्टिफिकेट से हमको मनवाना पड़ा, नहीं तो ये तो मानने को तैयार नहीं थे। अभी 60 लाख में 30 लाख के करीब हुए हैं, 30 लाख और बचे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन हम फिर भी कोलकाता जाते हैं तो देखते हैं वही पुराना कोलकाता, 30 साल पहले जैसा दिख रहा था वैसा ही दिख रहा है। नहीं तो क्या माँ बाप पुराने हो गए तो निकाल दोगे क्या? नहीं, माँ बाप नहीं, लेकिन अगर घर पुराना हो, कोई हवेली बनी हो या पुराने घर बनी हुई हो, जैसे तो क्या उसको तोड़ दोगे क्या? जैसे दिल्ली में आपका मेट्रो इतना एक्सटेंड हो गया, कोलकाता में अभी भी वही 9 से 12 स्टेशन आप जा सकते हैं, टॉलीगंज से लेकर के जहां भी हो। नहीं, मेट्रो की फिर वही बात की मेट्रो कौन बना रहा है? ये जो बोलते रहते हैं कि हमने 1000 किलोमीटर और 2000 किलोमीटर पूरे देश में मेट्रो बना दी, तो किसको बनानी है? ये जो बोलते रहते हैं घुसपैठिए आ रहे हैं, तो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को कौन देखता है? जी, ऑफ कोर्स, जिम्मेदारी उनके पास है। अमित शाह देखता है ना। तो अमित शाह क्या करता है? फालतू बकवास करता है। जब नरेंद्र मोदी थे, बोलते हैं जब ये बाहर से लोग आते हैं तो हम जानते हैं कि सब कुछ नेवी इनके पास है, आर्मी इनके पास में है, एयरफोर्स इनके पास में है, इनके पास सीमाओं पे खड़े हुए सैनिक हैं, और फिर भी लोग घुस जाते हैं। ये दिल्ली की मर्जी के बिना नहीं हो सकता। अब दिल्ली की मर्जी के बिना नहीं हो रहा है क्या? दिल्ली की मर्जी के साथ ही तो हो रहा है, घुसपैठिए घुस रहे हैं। अमित शाह ही तो कमजोर आदमी है, लेकिन उनकी इमेज, अमित शाह सबसे बड़ा कमजोर है। आप बोल रहे हो, लोग अग्री नहीं करेंगे कि क्यों? मोदी, क्योंकि परसेप्शन है, क्योंकि आप दिखाते नहीं हो। आपने 2G, पूरी मीडिया ने, जब कांग्रेस सरकार थी, 2G कॉमनवेल्थ गेम्स, कोल स्कैम दिखाते रहे, लोग जेल चले गए। उस चक्कर में भ्रष्टाचारी हो गई कांग्रेस सरकार से हट गई। हटने के बाद में जो केस थे, इन्हीं की सरकार आ गई थी, सब के सब बरी हो गए। किसी के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लग सका। सबने कहा जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कानून बने थे उसी मुताबिक काम हुए, कानून के बिना कोई नहीं हुआ। आज करें ना खड़े होके, आज क्यों नहीं प्रेस ऐसे करता? आज करते मियाओ मियाओ मियाओ, क्यों? ईडी लग जाएगी, सीबीआई लग जाएगी। आपको नहीं डराया अभी तक? मेरे को किस बात का डर है? मैंने कोई चोरी की है, कोई डकैती की है,
मैंने कोई रेप किया पंगे है, तो मैंने कोई लेकिन मर्डर लिया किया आपने। है, मैंने क्या किया है? पंगे तो लिए, डीडी पंडे लिए तो मैंने क्या किया? मैं 2 नंबर भाई, मुझे ब्लैकमेल करेंगे तभी तो मैं डरूंगा ना। अगर मेरे कबर्ड में स्केलेटन, अगर मेरे कबर्ड के अंदर नर कंकाल होंगे तभी तो मैं डरूंगा ना। जी। मैंने क्या किया है? अब करने को ये कोई मनगढ़ंत चीज ले आए या कुछ मेरे खिलाफ में बना दें तो बात दूसरी है। जी। बाकी पीएमएलए में तो किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी को भी बुला लो, बंद कर दो, है कि नहीं? बंद हुए थे ना, संजय सिंह बंद हुए थे उसके बाद आपके अरविंद केजरीवाल बंद हुए, सारे के सारे लेकिन बंद हुए। उन्होंने सरकार गिरा दी, तबाह कर दिया आम आदमी पार्टी हाँ, को। तो हमने पकड़ लिया। एसआईआर इलेक्शन सबको मालूम था कि ये हार नहीं सकते, हाँ। लेकिन इसके अरविंद केजरीवाल के सीट पे 50,000 वोट इन्होंने काट दिए, 50,000 जोड़ दिए। अब जो ये प्रवेश वर्मा यहीं रहते हैं, पता नहीं कैसे रह रहे हैं यहाँ पे, उनको घर मिला हुआ है। वो तो सीएम भी नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन उनको बड़ा घर मिला है। अरविंद केजरीवाल से ही बड़ा मिला है, जो राष्ट्रीय संयोजक है आम आदमी पार्टी के, उससे ही बड़ा घर लिया हुआ है। उसके घर पर 25,000 वोट बने हुए थे। हर बीजेपी के एमपी के जो बाहर रहता है, उसके नॉर्थ एवेन्यू के फ्लैट में जिसमें 2 कमरे हैं, वहां 50-50, 60-60 वोटर बने हुए हैं। जाओ देख लो, तो इलेक्शन कमीशन वहां अंधा धृतराष्ट्र हो जाता है। बड़ी न्यूज है सर, हमें चेक करना पड़ेगा इसको। हाँ, please। I will confirm जो आप बता हाँ, रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा सा सर हम ये समझना चाहते हैं, बीइंग अ पॉलिटिशियन, बीइंग एमपी, आप रोज जाते हैं, पार्लियामेंट जाते हैं, आम आदमी को थोड़ा बताइए ना कि जो अभी इतनी चर्चा चल रही थी कि राहुल गांधी मतलब सीढ़ियों पे बैठ के चाय पी रहे हैं और समोसे खा रहे हैं, व्हाटएवर, तो ये एक खबर बन जाती है। आम आदमी को थोड़ा समझाइए कि अंदर का माहौल कैसा रहता है। ये जो इतने बड़े बड़े एमपीज हैं, नेता हैं जो हमारे लिए वहां बैठे हैं, उनका कितना इंटरेस्ट रहता है जब चर्चाएं चल रही होती है, कितना ध्यान रहता है अपने प्रदेश को लेके, अपनी सीट को लेकर के या देश को लेकर के, कितना ध्यान से सुन रहे होते हैं? आपने कहा कि चाय खाते हैं, बिस्कुट, कोई खराबी नहीं, कोई कानून नहीं है कि आप सीढ़ी पर बैठकर चाय नहीं पी सकते या आप वो नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर है कि संसद के अंदर आप साला नहीं बोल सकते। 2 बार अमित शाह ने साला बोला है और स्पीकर ने रोका नहीं, जो स्पीकर को रोकना चाहिए था, रोका नहीं। फिर जब लोगों ने इधर से ऑपोजिशन ने हल्ला मचाया तो इसे रियलाइज किया कि मैंने तो साला बोल दिया, अरे मेरा काट जाओ, मेरे से कुछ गलत बोला गया। गलत क्या, तुमको माफी मांगना चाहिए। बच्चे भी देखते हैं, स्कूल संसद भी होती है, विद्यार्थी संसद भी होती है, वो लोग देखते हैं, समझते हैं। और उसमें अमित शाह जैसा आदमी जो तड़ीपार रह चुका है, मर्डर केस के अंदर तड़ीपार हुआ था, महाराष्ट्र जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने कहा कि गुजरात में इन्फ्लुएंस कर सकता है, होम मिनिस्टर है, वो व्यक्ति साला शब्द का इस्तेमाल करता है। बड़ा अजीब है। हम सभी संसद लोग, आपने पूछा, अपनी अपने क्षेत्रों की आवाज उठाते हैं। राहुल गांधी भी उठाते हैं, उसको पप्पू बोलते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री आकर पार्लियामेंट में बोलता नहीं है वो पप्पू नहीं है, लेकिन जो उठा रहा है एनर्जी सेक्टर की बात या दूसरी बातें कर रहा है वो पप्पू बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रश्न पूछ रहा है। ये चाहते हैं कि ऊपर लेवल पर दिखाएं कि राज्य में तो ये जीतने का पूरा प्रयास करते हैं, नहीं जीते तो कोई बात नहीं, लेकिन जब लड़ाई हो देश की, पार्लियामेंट की, तो दिखाओ कि राहुल गांधी इनके है। और राहुल गांधी को दबा के रखती है पूरी मीडिया, इनके उजागर करती नहीं कुछ भी, झूठ। आजकल मतलब ये चर्चाएं चल रही है या ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है कि राहुल गांधी एकदम सांड की तरह घूम रहे हैं और कोई बीजेपी का नेता उनके सामने आना नहीं चाहता। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, सांड की तरह क्या घूम रहे हैं, नहीं घूम रहे हैं। अब वो जैसे जो कहना चाहें, बनाना चाहें। लेकिन प्रश्न ये है कि उन्होंने जो बातें उठाई उसमें तथ्य है या नहीं है। यदि तथ्य है तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। लेकिन आप पे भी विपक्ष की आवाज को दबा दिया जाता है। आप पर भी इल्जाम लगे जब आप जैसे साला शब्द की बात कर रहे हैं, लेकिन आपका भी एक वीडियो बड़ा वायरल हो गया। हाँ, वो ई सिगरेट वाला ना। मैं ई सिगरेट पीता ही नहीं, मैं तो चाह रहा हूं, अभी तक हुआ क्यों नहीं मेरे पे इंक्वायरी? तो वो किसकी वीडियो थी? कौन सी वीडियो? वीडियो वायरल है सर, पिछला जो हुआ आपका। ये क्या है? मेरे हाथ में कुछ है, मैंने किया संसद है। के समय। मैं देखिए, एक बुरी आदत है, बच्चे अगर देख रहे हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, किसी के लिए भी सिगरेट पीनी बुरी आदत है और मैं सिगरेट पीता हूँ। पार्लियामेंट में सिगरेट नहीं पी पाते तो कई बार ऐसा होता है, ऐसे बैठे हैं, ऐसे कर दिया है, कुछ ऐसे ही था ना हाथ मेरा, आपके हाथ में। और उसके बाद हाथ भी मेरा खोला, मुंह से कोई धुआं निकला क्या? तो आपके मेरे हाथ पास में e-cigarette मेरे नहीं था? पास में माउथ इनहेलर है और उस समय नहीं था मेरे पास माउथ इनहेलर। एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट हुआ जो इलेक्ट्रिक से उसको चार्ज किया जाता है, उसके अंदर निकोटीन होता है, ये सारी चीजें। फिर ये जब मेरे पे इल्जाम लगा तो मैंने देखा, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट होता है, उसके अंदर निकोटीन भरा होता है, लोग उसको पीते हैं, उसका धुआं खूब निकलता है। मैंने अगर मान लीजिए उस दिन इलेक्ट्रॉनिक पिया था, जो वीडियो है,
मैंने ऐसे किया और उसके बाद मैं बोल रहा हूं तो मुंह से धुआं तो निकलना चाहिए, कहां है धुआं? और हाथ में देखना तो चाहिए, यही था ना ऐसे। जी तो मैं, गंदी आदत है। चलिए आज आप क्लैरिफाई कर दीजिए सबको क्लैरिफाई की, इसमें क्लैरिफाई क्या करने वाली बात है? मैं तो चाहता हूं ये करें, क्योंकि ये बीजेपी की जो ट्रोल आर्मी है, उसके जो चीफ है आईटी के, उसके ऊपर मैंने मानहानि का दावा करना है, क्योंकि उसने मेरा वीडियो चलाया है। ये बार बार बुलेटिन में आता है कि सिर्फ पार्लियामेंट के कैमरा के अलावा कोई दूसरा कैमरा नहीं चलेगा। आप पार्लियामेंट के कैमरे का आप ले सकते हैं, लेकिन आप वैसे नहीं। वो वीडियो कैसे, कहां से लिया गया, वो कानून का उल्लंघन है। मैंने चिट्ठी लिख के स्पीकर को दी है, स्पीकर ने अभी तक उस पर कुछ नहीं किया। ये अनुराग ठाकुर, ये लड़का कल का है, ये बोल रहा है कि ई सिगरेट पी रहे हैं। एक कानून है, अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसमें 353 है रूल। उसमें अगर आप किसी भी संसद सदस्य के ऊपर आरोप लगाते हैं, तो आरोप लगाने से पहले आपको तथ्य प्रमाण देना पड़ेगा, चिट्ठी लिखनी होगी, स्पीकर को बताना होगा, और स्पीकर को बताने के बाद स्पीकर अगर उचित समझेंगे तो आपको अनुमति देंगे किसी के ऊपर आरोप लगाने का, क्योंकि आपके तथ्य सही हैं। यहां कुछ नहीं दिया, उसने डायरेक्टली लगा दिया। मैंने स्पीकर को लिख के भेजा हुआ है कि प्रिविलेज कमेटी में भेजा जाए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये जो चर्चा हुई थी, मैं ये पूछ रहा हूं कि मुझे तो बदनाम कर दिया, बद से बदनाम बुरा हो गया, लेकिन ये अभी इसके ऊपर अनुराग ठाकुर पर क्यों नहीं लगे? उसको पार्लियामेंट से क्यों नहीं निकाला गया अभी तक, हाउस से? उसमें कैसे लगा हुआ है? और जिस आदमी ने बाहर लगा करके, और ये जो आईटी सेल का चीफ बना बैठा घूमता रहता है, ये ट्रोल आर्मी का चीफ, उसने जो चला दिया, उसके पास वो वीडियो कहां से आया, वो वीडियो किसने लिया, उसका भी तो जवाब देना चाहिए। ये कोई नहीं पूछेगा, ये मीडिया नहीं पूछेगी। क्यों पूछेगी? क्योंकि मोदी 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 की इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी है, कोई आज तक इन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा दिया उसके टेक्नोलॉजी पे? मोदी मोदी करते रहते, खुद इज्जत नहीं करते मोदी की ये लोग। पिछले सत्र में एक बार ये माहौल बना कि मोदी जी पर हमला होने वाला था, उसके बाद ओम बिरला जी, काफी चर्चा, आप थे उस दिन? अरे अब अगर मोदी जी महिलाओं से डर गए तो 56 इंच का सीना कहाँ गया? क्या हुआ था सर? तो फिर जब वो लोग कहते हैं कि जब फोन किया था नरवाने ने, और 3 घंटे के बाद जब जवाब नहीं दिया, और उसके बाद राजनाथ सिंह को कहा जो उचित समझो वही करो, तो वो आदमी महिला से डर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, उस दिन को क्या करते, मतलब मारने जा रहे थे? मतलब ये मारने जा रहे थे क्या? ये इल्जाम लगा कि उनके ऊपर अटैक होने ही वाला था। उसके बाद ओम बिरला जी ने ये बोला भी, और उसके बाद फिर ओम बिरला जी हट गए। कितनी शर्म की बात है, मैं दुनिया हंसती होगी कि स्पीकर को ऐसी बात बोलनी पड़ी। और प्रधानमंत्री मतलब पार्लियामेंट में वैसे ही नहीं आते, कल स्टेटमेंट देने के लिए आए, वो भी 4 बातें बोले नहीं, 5 बातें जो उनको बोलनी चाहिए थी, बोलते नहीं है। आज तक प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, भागते फिरते हैं, डिबेट में कभी बैठते नहीं, डिबेट कभी करते नहीं, आएंगे और सिर्फ उनको नेहरू की रट की जाएगी। जितने इंस्टीट्यूशन आज खड़े हैं वो नेहरू के समय में आए थे, और कितनी भी कोशिश कर लीजिए आप नेहरू को छोटा करके दूसरे की लकीर खड़ा करने को, कभी नहीं हो सकता। सरदार पटेल कभी नहीं ला सकते। जिस सरदार पटेल की इतनी लंबी मूर्ति लगी हुई है ना सरदार सरोवर पे, उसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आज जितने बड़े बड़े बांध बने हुए हैं, आज जितने PSUs हैं, बिल्कुल, आज मेडिकल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज हैं, ये सारे किसके खड़े किए हुए हैं? ये नेहरू के खड़े किए हुए हैं। नहीं बोलेगा, नालायक बच्चा होता है घर में। बड़ी बड़ी देखो आप, ये 2-4 बड़ी कंपनियों को छोड़ करके बड़ी बड़ी जितनी इंडस्ट्रीज थी अपने देश में, उनके नालायक बच्चों ने अपनी इंडस्ट्रियां खत्म कर दी जगह बेच बेच के। वही नेहरू जी का कमाया हुआ सारा जो नालायक उत्तराधिकारी आए हैं वो बेच रहे हैं। अभी सर एक सवाल आपका, क्योंकि वो 2015 की कंट्रोवर्सी, अरुण जेटली साहब अब नहीं रहे, लेट अरुण जेटली साहब की आत्मा को भगवान शांति दे, बहुत बड़े चोर थे वो, और मेरे कागज नहीं है वो मेरे कागज नहीं है, मेरे कागज नहीं है। चोर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के कागज थे, जिसके वो खुद मंत्री थे, 2014 में बने हैं जी। उन्होंने ये पाया था कि मैंने 400 करोड़ कहा था, मुझसे गलती हुई थी, मैं माफी मांग लेता हूं। वो 400 करोड़ नहीं था, वो 398 करोड़ था, 2 करोड़ कम थे, मेरे कागज नहीं थे। उसके बाद जस्टिस विक्रमजीत सेन आए, क्योंकि आपका करियर भी एक तरीके, जो मैं बोल रहा था कि हो सकता है कि इट वाज लाइक अ सुसाइड, कि अपनी पार्टी के इतने बड़े नेता के खिलाफ इतना कुछ बोल देना। असूलों पर जब आंच आए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो
तो जिंदा नजर आना जरूरी है। मैं स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूँ। मेरे पिताजी एक बहुत ही ईमानदार और दबंग व्यक्ति थे। मैं आज दिल्ली में रहता हूँ, छोटे छोटे कॉरपोरेटरों के पास साउथ दिल्ली में बड़े बड़े मकान है, 5-5 मंजिले, प्रॉपर्टियाँ अकात बड़ी पड़ी हैं। लेकिन मैं जब कभी एमपी नहीं होता दिल्ली में तो मैं किराए के घर पे रहता हूँ। मैंने पैसे नहीं कमाए। मेरे पिताजी एक ईमानदार और दबंग व्यक्ति थे। मैं भी ईमानदार और दबंग आदमी हूँ, उनका 1% भी नहीं होऊंगा। उन्होंने जो आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया, इनमें से एक आदमी का ये नाम बता दें। इनका तो मुंजे चला गया था वहाँ मुसोलिनी से बात करने के लिए कि जी हम फासिस्ट कंपनी कैसे बनाएं। 1925 में इनका संघ खड़ा हुआ था तो उसने बोला चड्डी लो, खाकी रंग की, सफ़ेद शर्ट पहनो और काला कैप पहनो। इनके पास चड्डियाँ नहीं थी तो जो फटे चड्डियाँ होती थी अंग्रेज़ों की, जिसकी चमचागिरी करते थे, उनसे लेके उसको सिलते थे सुई धागे से और फिर पहनते थे। क्या बात करते हो, मैं असूलों में रहा हुआ आदमी हूँ। तो आपके पिता तो बहुत खफा हुए होंगे आपसे कि आप मेरे को घर बीजेपी से जा निकाल दिया था साहब। मैं जब बीजेपी में जुड़ा हूं तो घर से निकाल दिया, लेकिन मेरे पे तो फितूर था और इतने लंबे अरसे तक रह गया जी। और न जाने क्यों रह गया। मुझे तो समझ में नहीं आया कि मैं क्यों रह गया वहां बीजेपी में। लेकिन सुबह का भूला, अब सुबह का नहीं बरसों का भूला, बरसों बाद घर आए तो भूला नहीं कहलाता। तो इतना एज ए पॉलिटिशियन आप इतना खुल खुल के अगर बात करते, आपको लगता नहीं कि ये सही है अरे गलत क्या है? होगा? एज ए पॉलिटिशियन क्या आपको एक होगा? सक्सेसफुल बनने के लिए क्या होगा? पॉलिटिशियन क्या सक्सेसफुल होता है? झूठ बोलूं, चोरी करूं, गौ मांस बेचूं, सबको बोलो कि सब पॉलिटिशियन नहीं, आपके हिसाब से कौन है? नहीं सक्सेसफुल। अब आजकल कलयुग में कौन होगा? नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जो झूठ बोलती है। कौन सक्सेसफुल होगा? जो नेगेटिविटी आजकल क्या है, नकारात्मक को ज्यादा न्यूज मिलती है, सकारात्मक को नहीं मिलती। नेगेटिव न्यूज ज्यादा बड़ी बनती है, पॉजिटिव छोटी बनती है। तो कहीं भी कुछ बात हो जाए, कभी भी आपने मोदी को सुना है कि मेरी सरकार ने ये कर दिया? एक तरफ आप कहते हो कि मैं दुनिया की चौथी सबसे बड़ी, तीसरी बनने वाला हूं, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला हूं, और मैं इस तरीके से जाऊंगा और 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज दे रहे हो। कैसी तो अर्थव्यवस्था है ये? डिफरेंस है। अगर हम तीसरी है फिर भी हम बस 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और यूएस 30 ट्रिलियन। अरे भैया 4 ट्रिलियन तो इस युद्ध में यूएस ही हार गया। जी 4 ट्रिलियन कम हो गए उसके, जी। और 60 ट्रिलियन कह रहे हैं कि उसका पूरे वॉर में लगेगा जब तक चलेगी। ये अंदेशा है। एक और कंट्रोवर्सी है सर, आपने अभी भारत वर्ल्ड कप जीता, आपने बोला कि क्यों आप लेकर के मंदिर नहीं, चले गए। मैंने वैसे मैं भी इससे अग्री नहीं करता कि आप, मतलब ये सबके लिए है। मैंने कहा कि हम विश्व कप जीते थे, उसमें सभी कोई थे। खेल खिलाड़ी किसी भी धर्म से, जाति से ऊपर होता है। आप अपने देश के लिए खेलते हो जी। और यदि आप मंदिर लेके गए तो बाकी लोगों का भी तो अधिकार है, उनको भी तो ले जाने दो। 83 में आप लोग जब जीते थे तो क्या माहौल था, क्या किया आप लोगों ने? क्या किया? हम लोग वापस आए, हमने देश के लिए खेला था। हर एक इंसान अपने देश में किसी मजहब, किसी जाति का हो, उन लोगों ने हमें समर्थन किया था, उनका सम्मान था, उन लोगों के लिए जीता था, भारत मां के लिए जीता था, भारत की आन बान शान मान मर्यादा के लिए जीता था। मंदिर ले जाने के लिए, मस्जिद ले जाने के लिए नहीं। लेकिन लोग पता है किस बात पे आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? ट्रोल आर्मी। नो, बट व्हाट दे आर सेइंग कि अच्छा आपका करियर क्या रहा क्रिकेट का? तो टेस्ट मैच, 7 टेस्ट मैचेस खेले, 25 वनडे खेले और बॉलिंग में आपने 7 विकेट लिए और 259 रन, आपने 69 रन आपने वनडे में बनाए और टेस्ट में आपने 135 रन टोटल बनाए। 140 करोड़ लोगों में 250 लोग खेले हैं जी। उसमें से एक हूं, तो बाकी कोई ना खेला तो सबको गाली देना शुरू कर दूं? कम से कम 10 लाख लोग अब तक खेले होंगे, उनमें से 250 को मिला अवसर खेलने का। टेस्ट मैच में तो मेरे ख्याल 250 भी नहीं है, उनको नहीं मिला। बहुत लोग खेले, एक टेस्ट मैच खेल के नहीं खेल पाए, नहीं चल पाए, नहीं जम पाए। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में 6000 रन तो मैंने ही बनाए, तभी तो मेरा सिलेक्शन हुआ। 230 विकेट। आपको भी नेपो बेबी बोलते होंगे? किस बात के लिए नेपो बेबी? क्योंकि आपके बाबूजी सीएम थे। नहीं तो सीएम थे, मैं तो कांग्रेस में गया नहीं। मेरे को तो बीजेपी में आया, घर से निकाल दिया गया। ऐसा तो नहीं था कि जैसे कि अनुराग ठाकुर, उसके पिताजी सीएम थे तो वहां आ गए, उसने एचपीसीए के ऊपर कब्जा मार दिया, खुद ही फिर कैप्टन बन गया, खुद ही सेलेक्टर बन गया, खुद ही अपने आप को सेलेक्ट कर दिया, एक मैच खेल लिया, बीसीसीआई में चला गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया हुआ उसने सुप्रीम कोर्ट का। ऐसे लोग हैं जिसने अवमानना की हुई है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की। एक मैच खेल लिया, उसके बाद जूनियर सिलेक्शन कमेटी बन गया, अरुण जेटली जैसा पहुंच गया। जो पहुंच गए हैं मंजिल पर, उनको तो नहीं है शान सफर। 2 कदम अभी जो चले नहीं, रफ्तार की बातें करते हैं, क्या कह सकते हैं?
और आप जय शाह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जय शाह के बारे में क्या कहूंगा, जिस उनसे प्रकार से बढ़िया BCCI क्रिकेट सुनील चला गावस्कर रहे से बेटर क्रिकेटर है आजकल के जमाने में। तो विराट कोहली को पीछे छोड़ दें जय शाह। लेकिन ये होता कैसे है? और राजीव शुक्ला अभी तक कैसे बने हुए हैं? वो अमर हो चुके हैं देखिए, BCCI राजीव में। शुक्ला जी को मैं तब से जानता हूं जब वो मेरे घर आके बाहर बैठते थे। पिताजी मेरे मंत्री थे, जी। वो बैठते थे, उनको चाहिए होता था कुछ, पापा दे देते थे। वो आदमी टमाटर है, सब्जी में भी चलता है, सलाद में भी चलता है। सब्जी बनाना है तो प्याज के अंदर टमाटर देके फर्स्ट क्लास मसाला देके बनाते हैं। सलाद होता है तो सलाद के अंदर भी उसको प्याज में भी रख सकते हैं, खीरे में, गाजर में, सब में रख सकते हैं, नींबू और नमक दे करके, चाट मसाला देके खा सकते हैं। तो वो कहीं भी रह सकते हैं। लेकिन उन्होंने मुझे एक बार मदद की थी, जब बोर्ड वालों ने मेरा पैसा रोका था, मुझे नहीं दे रहे थे वन टाइम बेनिफिट वाला, तब उन्होंने मेरी मदद की थी और मुझे दिलवाया था। वो भूल नहीं सकता। जो आदमी मेरे लिए किया वजह से मैं उसको भूलूंगा नहीं। उसके लिए मैं राजीव शुक्ला जी को धन्यवाद करता हूँ। तो क्रिकेट में ये इतना ताकतवर लोग कैसे बनते हैं, ये थोड़ा सा लोगों को समझाइए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नाम आज तक हमने सुने हैं जिनका क्रिकेट से कोई वास्ता नहीं, लेकिन वो पूरे क्रिकेट की दुनिया को चला रहे हैं भारत में। वो अब ऐसे करके चला रहे हैं। पहले चाहे जो मर्जी आप कह लो कि बोर्ड में ये है, वो है, फलाना है। पॉलिटिशियन भी बने। साल्वे साहब ग्रेट लवर ऑफ द गेम, एनपी की साल्वे मिनिस्टर थे। हम वर्ल्ड कप जीते तो उस समय बोर्ड प्रेसिडेंट थे। खिलाड़ियों का और खेल का सम्मान करना जानते थे। माधवराव सिंधिया खिलाड़ियों का, खेल का सम्मान करने जानते थे। जगमोहन डालमिया बंगाल से थे, बिजनेसमैन थे, बट खिलाड़ियों और खेल का आज जो पेंशन मिल रही है उनकी देन थी। राज सिंह डूंगरपुर जो थे रजवाड़े डूंगरपुर राजस्थान से, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले थे, लेकिन खिलाड़ी खुद थे और खिलाड़ियों का और खेल का सम्मान करते थे। ऐसे लोग भी हुए हैं जो लोग कभी क्रिकेट खेले नहीं लेकिन खेल का सम्मान किया। हमें जय शाह से लेकर मुझे कोई नहीं है, लेकिन जिस प्रकार के वह आया और बना, वो सच में एक हंसी का पात्र सब जगह बना है। कोई खुलकर नहीं बोलता है। बाप पर पूत परमपत घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़म थोड़ा। समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। अब थोड़ा सा भविष्यवाणी कर दीजिए, आपको क्या लगता है फिर से बंगाल इलेक्शन में 250 से ज्यादा सीटें आएंगी तृणमूल कांग्रेस की, और यह केवल इसलिए संभव है क्योंकि सिर्फ बंगाल की नेत्री नहीं है, जो शेरनी बागिन है उसने देश भर को दिखा दिया कि देश का नेता जिस प्रकार से महिला सांसदों से डरता है, ये किसी से नहीं। नरेंद्र मोदी क्या, नरेंद्र मोदी जैसे 100 आ जाएंगे उससे नहीं डरती, क्योंकि इसने अपने प्रदेश में इलेक्शन से पहले नहीं, पूरे 5 साल तक काम किया है। 52,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट को मनरेगा का पैसा देना था, इसने आज से 3 साल पहले से देना शुरू कर दिया था, जब केंद्र सरकार ने नहीं दिया। जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, उसमें पैसा 20,000 करोड़ देना था, केंद्र ने नहीं दिया। उसने अपनी तरफ से 38,400 करोड़ ओवर द इयर्स देती रही है। ये नहीं है कि लास्ट में आके 10,000 रुपए दे दिए अभी, लेकिन उन्होंने भी बढ़ा दिया 500 रुपए। वो तो ठीक है, सारे वो 2 साल पहले ही बढ़ाया था, तब तो कोई इलेक्शन नहीं था। इलेक्शन लोकसभा इलेक्शन के बाद में बढ़ाया था, तब तो इलेक्शन नहीं था, तब भी बढ़ाया था उन्होंने, देखते हुए कि किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है। तो एक तो प्रक्रिया है। बीजेपी करे तो ठीक है, वो निरंतरता से पूरे साल भर करे तो आपको यही याद आएगा कि उन्होंने बढ़ाया है। क्यों? ये 10-10 हजार रुपए दे दिए, अब वो कहते हैं 10-10 हजार रुपए वापस करो। बिहार में तो कहते हैं हमारा वोट भी वापस करो। लेकिन हम लोग बीइंग बिहारी, बीइंग झारखंडी और जितने भी ये गरीब राज्य हैं, हमने हर जगह इलेक्शन में देखा कि इलेक्शन के पहले 2-2 हजार रुपए, या ये हमने महाराष्ट्र में भी देखा कि 2-2 हजार, 2.5 हजार, और जो सरकार में है वही सरकार में आ जाते हैं। चाहे आप झारखंड की बात करिए, चाहे बिहार की। महाराष्ट्र में तो टोटल किया 40 लाख वोटर 3 महीने में काट दिए, जो 40 लाख वोटर 5 साल में न चढ़े थे न कटे थे, और 3 महीने में 40 लाख काट दिए और 40 लाख चढ़ा दिए। वो कैसे हुआ? रातों रात के अंधेरे में सरजू नदी को पार करते हुए पहुंच गए सिकंदर, हैं, पोरस से लड़ने के लिए। ये क्या था? इसके बारे में कुछ बताएंगे? लेकिन ये जो पैसे तो देने था, यही था ना, पैसे देने का चैलेंज। वैनिश कुमार था ना, वैनिश कुमार नहीं, वो वैनिश करा रहा है वोट, क्या ना, ज्ञानेश कुमार जी, वो वैनिश करा रहा है ना वोट, इसीलिए ज्ञानेश कुमार नहीं है, वैनिश कुमार है। ईसीआई के बारे में अभी क्या कमेंट करेंगे? एक समय टीएन सेशन भी हुआ करते थे। बीजेपी जो इलेक्शन करा रही है, तो उसका ठप्पा देखा आप अपने जी, कल की वो वायरल फोटो, तो वो बात तो हो गई कंफर्म। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, बीजेपी कमीशन ऑफ इलेक्शन ऑफ इंडिया है, और ज्ञानेश कुमार एक मोहरा है, उसके खिलाफ इंपीचमेंट दी हुई है। उसके बारे में कहते हैं केरला काडर में था, 200 करोड़ रुपए का घोटाले का केस था, यहां आ गया, वो फाइल निकली तो अमित शाह जी ने दबा दिया उसको।
तो ये चर्चाएं आप तो लोग नाच मेरी बुलबुल की पैसा मिलेगा। नेताओं के सर्कल में ये कठपुतली। बातें, हाँ बिल्कुल, नेताओं के सर्कल में बातें होती है कि भाई बीजेपी में बीजेपी इतने वाले सारे बोलते जो हैं। भी जा रहे हैं सब व्हाइट वॉश हो जा रहे हैं, व्हाइट वॉश सीएम नहीं हो बन रहे जा हैं, रहे हैं, वॉशिंग मशीन से निकल जा वॉशिंग रहे हैं। मशीन से निकल रहे हैं। हाँ, वॉशिंग मशीन से निकल रहे तो हैं। इन अब ये चर्चा होती रहती है। आप लोग अमित क्या शाह का बातें तो होती एक है अमित शाह नेताओं का के भी बीच? देख रहा था, उससे किसी ने पूछा साहब ये बताइए हेमंत बिस्वा शर्मा भ्रष्ट है कि नहीं है। बोला ये क्या सवाल पूछे, कोई सवाल पूछा जाता है, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। जबकि इन्होंने खुद ही जब था तो इन्होंने जाके बोला था कि तुम यहाँ हमारी सरकार बना दो, हेमंत बिस्वा शर्मा को जेल भेज देंगे। बेचारा अजीत पवार नहीं रहे, 70,000 करोड़ का घोटाला किया और 3 दिन के बाद वो डिप्टी सीएम बन गया। किस में? उसी विभाग में जिसमें घोटाले की बात की थी, इरिगेशन में, और फाइनेंस बन गया वो जी। मिनिस्टर। तो ये क्या है? तो हजारों आपको मिल जाएंगे, इसमें क्या है? आपका मन क्या है आगे अगले 5 साल 10 साल में क्या करते हुए? मैं तो यही हूं, टीएमसी में ही रहेंगे। टीएमसी में रहेंगे। कहीं नहीं। देखो मैं कहाँ था पड़ा हुआ धूल में, उन्होंने लाके खड़ा किया एक बड़ी बहन का रिश्ता जो 1999 से उन्होंने मुझे भाई पोटा, जिसको वहाँ भाई पोटा बोलते हैं बंगाल में, यहाँ भाई दूज बोलते हैं, करती थी जब तक सीएम ना बनी। उन्होंने 2004 में मुझे कह दिया तुम कहाँ फंसा हुआ है, बंगाल में सब हार जाएगा इस बार। जो मनमोहन सिंह की सरकार बन गई थी, मैं एमपी था तब तक में, तुम आ जाओ आसनसोल से, हम तुमको चुनाव लड़ाएगा और जिता देगा, तुम आओ, तुम मेरा भाई है। मैंने बात नहीं सुनी उनकी। मैंने उनको 1984 में जब पहली बार मिल बनकर आई थी, पापा कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो पापा ने कहा था ये आग है, देखना तुम, ये आगे बहुत कुछ करेगी। तो उनसे जान पहचान मेरी हुई। 91 में यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के मिनिस्टर बनी, तब मैं उनको मिलता था। फिर मैं एमएलए बन गया, ये एरिया मेरा ही था जहाँ बैठे हैं। उसके बाद 99 में जब वो बन के मिली और मैं जब एमपी बन के गया, कोई नहीं पूछा, कुछ नहीं। जैसे बड़ी बहन बड़ी माँ जैसे वो नहीं होती, डांटती है, तुम कहाँ था, आया नहीं, तुम हमको दीदी बोलता है, ये वो करके। मैं कहा दीदी गलती हो गया, आगे से ऐसा नहीं होगा, कान पकड़ते। वो रिश्ता था अटल जी की सरकार में जब वो थी, रेल मंत्री थे। उसके बाद से वो रही, उन्होंने किया, वो मतलब उनकी भी तो आगे उम्मीद होगी कि मैं कभी देश की पीएम बनूं। वो उनकी उम्मीद नहीं है, वो बनेंगी। उम्मीद क्यों करेंगे? वो सबसे बड़ी लीडर है देश में। उनकी जैसी शेरनी बता दो कोई सामने खड़ा होकर लड़ता हो। नीतीश जी के पास मैं बड़ा पूरी मौका- इज्जत करता हूं महाराष्ट्र के लोगों के साथ, सबके साथ, जी। लेकिन 2026 का चुनाव बंगाल में, कहते हैं कि जो बंगाल में आज होता है वह दिशा पूरे भारत को देता है। जो बंगाल में होता है वो भारत में होता है बाद में। तो जो पश्चिम बंगाल में शुरू 2026 में होगा, वही यूपी में अखिलेश यादव जीतेंगे और वो आगाज होगा 2029 में। साफ होगी बीजेपी और ममता बंदोपाध्याय देश की प्रधानमंत्री बनेगी। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपके हिसाब से चीजें हो, आपके पार्टी के हिसाब मेरे से हिसाब से चीजें नहीं हो। होगी, ये देश चाहता है। लेकिन- देश परेशान हो चुका है, पागल हो चुका है जुमले सुन सुन के। चलिए 5 मिनट और लेंगे आपका सर। हाँ, अब अपने को थोड़ा ये बताइए कि पीएम मोदी के बारे में अगर हम आपसे पूछे तो हाउ विल यू डिफाइन हिम इन 5 वर्ड्स, जस्ट 5 वर्ड्स टू डिफाइन हिम, व्हाट विल बी योर चॉइस? अब वो प्रधानमंत्री है, मैं उनको जोकर तो नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी आपके 5 वर्ड क्या होंगे? जुमलेबाज भी नहीं बोल सकता, झूठा भी नहीं बोल सकता, 3 हो गए। डर कर भागने वाला भी नहीं बोल सकता, लाल लाल आंख करके चीन को नहीं दिखाने वाला भी नहीं बोल सकता। उन्होंने खुद ही कहा था अब नहीं दिखाया तो मैं क्या करूं। एक जवान के सर के बदले 10 सर उन्होंने कहा था। हो गए 5। ओके, एंड वेयर डू यू रेट हिम? अगर हम बात करें भारत के इतने सारे जो प्रधानमंत्री रहे 0 बटा सन्नाटा, 10 बटा 10 भी हो सकता है। तो 0 बटा 0 मतलब तो 0 बटा सन्नाटा, तो आप समझिए वही बराबर हुआ, जैसे 10 बटा 10 हुआ वैसे 0 बटा 0 हुआ। पॉलिटिशियंस के बारे में एक सच्चाई आप आज बता दीजिए जनता को, हर एक पॉलिटिशियंस के बारे में, ये जनता को पता होना मैं चाहिए। जनरलाइज वोट नहीं करने कर के सकता, बट इतना कह सकता हूं, आपने स्पोर्ट्स की बात, जय शाह की बात की थी, मैं कह सकता हूं कि खेल में बहुत राजनीति है, बाद। लेकिन यदि खेल की भावना राजनीति में आ जाए तो देश का उद्धार हो जाए। क्योंकि खेल की भावना में न जाति है न धर्म है, उसकी टीम है। उसी तरीके से राजनीति में न जाति होनी चाहिए न धर्म होनी चाहिए, उसका काम उसका देश में होना चाहिए। और देश के लिए जब तुम काम करोगे तो देश बहुत ऊंचाई तक पहुंचेगी। और भारत की जनता को एक और मैसेज इस हिसाब से दे दीजिए। आपने इतनी सारी बातें की, हिंदुओं की भी बातें की, हमने ये बात की कि हिंदू खतरे में है। वोट देने जाएं तो कौन सी एक बात सबसे ज़्यादा सोचें और तब वोट करें?
क्योंकि इलेक्शंस आ रहे हैं और काम 5 स्टेट काम कौन करता है? एक है जो बोलता है, ढपोर संकी है, एक है कहते हैं थोथा चना बाजे घना, एक अकेला चना जो है भाड़ फोड़ देता है, पट 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 पट, एक इतने बड़े इसमें ग्लास में एक तो कंकड़ डाल दो, ऐसे ऐसे हिलाओ तो खूब आवाज करेगा, लेकिन जिस ग्लास में पूरे कंकड़ भरे हुए होंगे वो कभी आवाज नहीं करेगा। तो जो ढपोर संकी है, जो फेंकता हो, दुनिया का सबसे तेज फेंकने वाला, फेंकने वाले पर मत जाओ, जिसने काम करके दिखाया है उसके लिए जाओ। जो आदमी अपने प्रेस्टीज के कारण, जो एप्स्टीन फाइल में फंसी हुई है, क्योंकि उसमें नाम है उस व्यक्ति का, उसके डर के कारण सामने यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के लिए सामने झुका हुआ हो, जो देश को डुबा रहा हो अपनी प्रतिष्ठा के लिए, वो व्यक्ति नीरो है, नीरो, जिसने रोम को जला दिया था, उसके लिए मत करना। काम करना तो ममता बंदोपाध्याय जैसे के लिए करना, जो सामने खड़ी रही, गरीबों के साथ रही। केंद्र सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए हमारे रोक भी दिए, उसके बावजूद भी वो खड़ी रही, लोगों को समर्थन देती रही, उनका दाना पानी नहीं रुका, उनका रोटी रोजी नहीं रुकती, वो करती रही। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जिताना चाहिए। आपको लग रहा है कि एप्स्टीन फाइल में या जिस प्रकार की चीजें हमें पता चल रही हैं कि इतने बड़े बड़े लोग और इतने कुकर्म कर रहे थे, आपको लगता है कि भारत से और भी नाम आएंगे? होंगे, अभी 2-3 के तो आ ही गए, डॉक्टर हर्षवर्धन का भी आ गया, हरदीप सिंह पुरी जी का तो आ ही गया। लेकिन ये कभी अमेरिका की और तरह ये भी उस दिन तो राहुल गांधी बोल रहे थे कि हरदीप सिंह पुरी जी की बेटी को पैसा दिया है एप्स्टीन की कंपनी ने। जी, उसके बाद उन्होंने डिफेमेशन का केस लगा दिया। जो भी लगा दिया हो, अब कागज तो हमने भी देखे, उसे हमने भी पढ़ा है। तो लोगों में डर का माहौल है एमपीज में कि किस बात? एप्स्टीन में मेरा नाम ना आ जाए। क्या पता भैया, जिसका आ जाए आ जाएगा, जिसका नहीं आएगा नहीं आएगा, क्या कोई कह सकता है? जी, किसी के चेहरे पे तो नहीं लिखा, माथे पे तो नहीं लिखा, क्या होगा नहीं होगा देखा जाएगा। और जब आपका बचपन था, बचपन कैसा था? मतलब एकदम कंफर्टेबल था सब? क्योंकि बिहार में तो हम लोग ऐसे लोग थे कि जहाँ मैं एक दिल्ली जोड़ी में पढ़ा चप्पल लिखा, जूता होना। मेरे माता पिता ने सब कुछ दिया, सेंट स्टीफेंस में भी पढ़ाई लेकिन की। हाँ, क्योंकि इतनी रिस्ट्रिक्शंस और स्ट्रिक्ट थे मेरे फादर, शराब सिगरेट छोड़िए चाय भी नहीं पीते थे, तो मुझे हरदम स्ट्रिक्ट होते थे, मार भी बहुत खाता था। सुबह 4:30 बजे उठ जाता था, योगाभ्यास करना है, भागना है, दौड़ना है, चलना है, एक्सरसाइज करना है, सारा कुछ है, ये सब करता था। सुबह पढ़ना है, उसके बाद तैयार होना है, फिर खेलने के लिए जाना है, फिर स्कूल जाना है, ये सब सारी चीज़ें बड़ी स्ट्रिक्ट थी, बहुत 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 स्ट्रिक्ट था मेरा माहौल। लेकिन माता पिता की तरफ से कोई कमी नहीं हुई, पूरा प्रोत्साहन मिला। मैं यही मॉडर्न स्कूल बाराखंबा में पढ़ा, उसके बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज में से मैंने इतिहास किया, फॉर्म भर रहा था कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड जाने के लिए, कहीं मौका मिल जाए। नाम भारतीय टीम में आ गया तो मैंने कहा चलो क्रिकेट ही खेल लेते हैं। तो इस प्रकार से तो मैंने यही कहा कि लोग मुझे जो ट्रोल करते हैं, तो मैंने 6000 रन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बनाए, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में बनाए। अब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चल पाया तो नहीं चल पाया, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चल पाए। क्या विराट कोहली जैसे सब बन गए? क्या सुनील गावस्कर या कपिल देव जैसे लोग सब बन गए? क्या सचिन तेंदुलकर जैसा कोई बन गया? सब बन गए क्या? नहीं बने ना। बहुत लोग थे, लेकिन किसी ने हाँ, एक खेला, 2 खेला, 3 खेला, है कि आप वर्ल्ड कप विनिंग टीम में थे तो थे। दैट इज वो तो कोई मुझसे नहीं ले सकता। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को लगा नहीं था इतना मजा आएगा सर से बात करके और इतना एंजॉय और करेंगे समय बीत जाएगा। और सर बता देंगे सब कुछ। मतलब मुझे लगा था कि एटलीस्ट वो स्मोकिंग वाले क्वेश्चन पे तो नहीं बताएंगे। मैं स्मोकिंग था ही नहीं ना, तो मैं क्या बोलूं? जो चीज थी ही नहीं। एक माउथ इनहेलर है जो इंडिया के कर्नाटक में मिलता है, ये भी नहीं है कि बैंड आइटम है और क्या है। और मुझ पे जो आरोप लगाए हैं, मैं अभी भी चाहता हूं और आपके माध्यम से स्पीकर साहब को कि स्पीकर साहब जल्दी से उसको कीजिए, 353 के अंतर्गत तो कम से कम उस पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि बिना उसने प्रमाण दिए हुए, बिना आपसे अनुमति लिए हुए एक सांसद के ऊपर जो आपके संरक्षण में है उसके पर आरोप लगाए। आरोप सिद्ध हो नहीं हो वो तो बात की बात है, लेकिन आपको तो कार्रवाई करनी चाहिए। और आपका ही कानून बुलेटिन 2 में निकलता रहा है कि कोई भी वीडियो नहीं लेगा, कोई भी बाहर नहीं करेगा। स्पीकर साहब, तो आपको वो भी तो करना चाहिए कि उस व्यक्ति को बुलाना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ कनिस्तर लेकर लोग आ गए थे। आपको ध्यान है कि यहाँ पर जो टेररिस्ट आए थे और आके गोलियां चलाई थी, उस समय मैं सांसद था। तो इन सब चीज़ों को आपको भी तो देखना चाहिए, चाहे वो भले आपके पार्टी के IT सेल का रहा हो। आप तो निष्पक्ष हैं, इसलिए आपसे अनुरोध होगा कि इन दोनों चीज़ों के ऊपर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। मुझ पर जो करना मुझ पर भी कीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं। मैं सब चीज़ों के साथ तैयार हूँ, प्रमाण के साथ भी तैयार हूँ।
बंगाल इलेक्शंस में दिखेंगे सर कैंपेन करते हुए? बिल्कुल करूंगा, मुझे बता दिया गया 78 जगह तो अभी दे दिए गए हैं। चलिए हमें भी बताइएगा, we'll try to follow you Sure, at sure. some of the places Oh, definitely I'll inform कि you. आपकी रैली में हम पार्टिसिपेट करें और आपके स्पीचेस वन इंडिया को बहुत बहुत बधाई, आपके मैंने देखे हैं, बड़ा जबरदस्त कार्यक्रम चलता है। थैंक यू सो मच अगेन आई होप अच्छा काम कर रहा है। हाँ, बस अभी अभी जिम्मेदारी संभाली है और वन इंडिया को वी आर ट्राइंग कि वी कैन मेक इट मोर बिगर, और ऐसे ही शख्सियतों को हम ला पाए और उनसे इतना खुल के बात कर सके कि हमें भी मजा आए बात आप क्या करके। खुल के बात किया, मैंने खुल के सब बात किया है। चलिए। देखिए कैमरामैन भी पीछे हंस रहे हैं, सब ये लोग बेचारे, असली तो यही लोग होते हैं जो मैं हिलता रहता हूँ, ये कैमरा सेट करते रहते हैं। तो अगर कैमरामैन एंजॉय कर रहे तो फिर इंटरव्यू हिट होना चाहिए। दे आर द बेस्ट, दे आर द बैकबोन। कैमरामैन हो गया, जो सपोर्ट स्टाफ है, उससे बढ़कर कुछ नहीं होता है। जी। हम लोग तो बैठ गए, सेटिंग तो उन्होंने की है ना। जी। सो वी शुड ऑलवेज अप्रिशिएट। घर में आप जी मेरे और- फूल देखेंगे तो आप कहेंगे साहब आपके घर में फूल बड़ा अच्छा है, बट इसके ऊपर मेहनत किसने की है? बिल्कुल। उस मेरे माननीय माली ने की है, जी जो लगा रहा, मैं साथ में खड़ा रहता हूँ, बट सारी मेहनत तो वही करता है ना। जी। मेहनत जी, उसकी है, नाम मैं मेरा एक है। बार बस बता दूं, नरेश जी और बंटी हमारे कैमरा पर्सन हमारे नरेश जी और साथ बंटी हैं। जी को बहुत बहुत नमस्कार, बधाई, बहुत और अच्छा काम करते हैं। इसी के साथ ये इंटरव्यू खत्म करते हैं क्योंकि लाइट अब डिम होती जा रही अरे है इससे तो और चमक और रही है। थोड़ा अलग सा हो जाएगा माहौल। आई होप यू एंजॉयड द इंटरव्यू सर, और आप देखिएगा ये आई इंटरव्यू। होप द व्यूअर्स आर गोना एंजॉय इट। और आप लोग ट्रोल भी करेंगे, प्लीज करिएगा। कहते हैं कि योर पॉपुलैरिटी इज नोन बाय द नंबर ऑफ क्रिटिक्स यू हैव, एंड आई बिलीव मोर द मेरियर। आपकी लोकप्रियता आपके आलोचकों से पता लगती है, तो जितने ज्यादा होंगे मेरी उतनी लोकप्रियता होगी। तो प्लीज आलोचना जरूर कीजिएगा अगर आपको कुछ अच्छा ना लगा हो तो। एक बार बोल भी दीजिए, देखते रहिए वन इंडिया। देखते रहिए वन इंडिया, सबसे बढ़िया पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। थैंक यू। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.